कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र में हम लोग कंपनी के वित्तीय विवरण का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो चिट्ठा होता है उसकी विषय वस्तु का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाभ हानि का जो विवरण होता है उसके क्या क्या विषय वस्तु होते हैं, और इसको कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 में दिया गया है और उसी प्रारूप के अनुसार बनाया जाता है इसको। और आने वाले अध्याय में तो इसके आधार पर हम लोग प्रश्न भी हल करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इन मदों को और इस फॉर्मेट को याद कर लें, क्योंकि इसको याद करना ही पड़ता है तभी आपके सवाल बनेंगे। जैसे कि प्रचालन से आगम, अन्य आय, कुल आगम, फिर कुल व्यय। उसके बाद जो जो हमारे समायोजन हैं वो होते हैं यहाँ पर। इसके एक एक चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे। तो ये आप लोग को फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। सबसे पहला है रेवेन्यू, आगम। किन किन मदों से कंपनी को आय प्राप्त हुई है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। पहला है प्रचालन से आगम, अर्थात रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इससे आशय कंपनी द्वारा अपनी जो प्रचालन क्रियाएं हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनसे अर्जित आगम से है। अर्थात व्यावसायिक क्रियाओं से कंपनी को कितना रेवेन्यू मिला है उसको इसमें शामिल किया जाता है। जितने भी व्यापारिक क्रियाएं होती हैं उसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। और सामान्य रूप से एक निर्माता कंपनी या व्यापारिक कंपनी में प्रचालन से आगम शुद्ध विक्रय है। दूसरा, इसमें अन्य आय को भी शामिल किया जाता है। प्रचालन आगम के अलावा अन्य स्रोतों से भी आय प्राप्त हो सकती है, जैसे कि स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर लाभ, नगद बट्टे की प्राप्ति, किसी गैर वित्तीय कंपनी द्वारा स्थायी जमा पर प्राप्त ब्याज, लाभांश आदि। इसको अन्य आय के अंतर्गत लिया जाता है। उसके बाद इसके व्यय में क्या क्या आते हैं ये हम लोग देखेंगे। प्रयुक्त सामग्री की लागत, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और इसमें कंपनी द्वारा उत्पादन किए गए कच्ची सामग्री का जो क्रय किया जाता है उत्पादन करने के लिए, उनको शामिल किया जाता है। क्रय की गई सामग्री में जितनी सामग्री उत्पादन में प्रयुक्त की जाती है उसकी लागत को ही प्रयुक्त सामग्री की लागत कहा जाता है। और इसको निकालने का एक सूत्र भी है। प्रारंभिक स्कंद धन क्रय ऋण अंतिम स्कंद। इसको करने से, ये सूत्र लगाने से हमको ये पता चल जाता है कि कितनी सामग्री प्रयुक्त हुई है। उसके बाद व्यापार के लिए स्टॉक का क्रय। व्यापार के लिए स्टॉक का क्रय का अर्थ है पुनः विक्रय के लिए माल का क्रय करना। यदि कोई कंपनी माल को क्रय करके उसे उत्पादन में प्रयुक्त करती है तो बचा हुआ माल स्टॉक इन ट्रेड का भाग नहीं होता, बल्कि प्रयुक्त सामग्री की लागत का भाग होता है। उसके बाद है इसमें तैयार माल, अर्धनिर्मित माल और व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तन। इसको भी ध्यान में रखा जाता है। फिर कर्मचारी के हित के लिए जो खर्च किए जाते हैं, जैसे कि मजदूरी, वेतन, बोनस, छुट्टियों का वेतन, इसको भी इसमें लिखा जाता है। फिर वित्तीय लागत, फाइनेंशियल कॉस्ट, जैसे कि बैंक से लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज, अन्य से लिए गए ऋण पर ब्याज, इनको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इन सबको देखने की ज़रूरत है, तभी हमारा सवाल बनेगा। उसके बाद वित्तीय विवरण का क्या उद्देश्य होते हैं इसको देखना जरूरी है। पहला है वित्तीय सूचनाएं प्रदान करना। वित्तीय विवरण का उद्देश्य व्यवसाय से संबंधित विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध कराना। अर्जन क्षमता की जानकारी, एक ऐसी वित्तीय सूचना प्रदान करना जिससे व्यावसायिक उपक्रम की अर्जन क्षमता की जानकारी मिल सके। फिर वित्तीय विवरण का उद्देश्य होता है वित्तीय स्थिति की जानकारी देना, अर्थात संस्था के संपत्तियों और दायित्वों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करना। चौथा होता है वित्तीय स्थिति में परिवर्तन की जानकारी देना। एक निश्चित अवधि में वित्तीय संस्थानों के संपत्ति और दायित्वों में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करना, ये वित्तीय विवरण का उद्देश्य होता है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे एक आदर्श वित्तीय विवरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं या उसके क्या क्या गुण होते हैं। ये थ्योरी में ये प्रश्न आता है। पहला ऐसा गुण होना चाहिए वित्तीय विवरण का कि तैयार करने में सरलता हो। वित्तीय विवरण का आकार, प्रारूप एवं विषय सामग्री इस प्रकार होनी चाहिए जिसे सरलता से तैयार कर सकें, कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, शुद्धता और विश्वसनीयता। वित्तीय विवरण में आंकड़े शुद्ध तथा विश्वसनीय होने चाहिए जिससे संस्था की प्रगति, वर्तमान स्थिति और भविष्य का सच्चा चित्र प्रस्तुत हो सके। तीसरा है बोधगम्यता, जिससे साधारण, बोधगम्यता का मतलब सरलता से समझ में आ जाना, साधारण व्यक्ति भी उसको समझ सके, ये गुण होना चाहिए। चौथा है तुलनात्मकता। वित्तीय विवरण इस प्रकार तैयार किए जाने चाहिए ताकि उसको अन्य फर्मों से हम लोग तुलना उसकी कर सकें या पिछले वर्षों से तुलना कर सकें। शीघ्रता, ये गुण होना चाहिए आदर्श वित्तीय विवरण में। वित्तीय विवरण वर्ष समाप्त होते ही प्रकाशित कर देना चाहिए जिससे कि व्यवसाय की प्रगति और स्थिति के संबंध में जानकारी शीघ्र प्राप्त हो सके। उसके बाद पूर्णता। वित्तीय विवरण में दी गई सूचनाएं पूर्ण और स्वयं स्पष्ट होनी चाहिए। और अनुरूपता, केवल उन्हीं सूचनाओं को दिया जाना चाहिए जो कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप हैं, अन्यथा उनके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष गलत होंगे। अब इनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। क्या क्या सीमाएं होती हैं? ऐतिहासिक प्रकृति, केवल भूतकालीन घटनाओं और व्यवहारों पर ही विवेचन किया जाता है। ये भविष्य की घटनाओं और परिस्थितियों पर कोई प्रकाश नहीं डालते, ये इसकी एक सीमा है। दूसरा है व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित। वित्तीय विवरणों से संबंधित बहुत सी बातें लेखाकार के व्यक्तिगत निर्णय पर छोड़ दी जाती हैं। उदाहरण के लिए ह्रास की विधि, स्टॉक का मूल्यांकन जो लेखापाल है वो उसके व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर रहता है जो कि पक्षपातपूर्ण हो सकता है। तीसरा है लेखांकन की विभिन्न प्रथाओं पर आधारित। ये लेखांकन विभिन्न अवधारणाओं और प्रथाओं पर निर्भर रहता है और वित्तीय विवरण बनाते समय इनका ध्यान में रखना पड़ता है और इसीलिए इस विवरण में दर्शाई गई वित्तीय स्थिति के पूर्ण रूप से वास्तविक होने की संभावना कम होती है। और चौथी बात है केवल मौद्रिक तथ्यों का प्रकटीकरण किया जाता है, अमौद्रिक तथ्यों का नहीं किया जाता, जबकि अमौद्रिक तथ्य भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। वित्तीय विवरणों का महत्व भी है बहुत से पक्षकारों के लिए, जैसे प्रबंधन के लिए है। ये इसी के आधार पर व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करते हैं और भविष्य के लिए नीति का निर्धारण करते हैं। दूसरा, जो इन्वेस्टर, विनियोक्ता होते हैं जो कंपनी में पैसे लगाते हैं, उनके लिए भी महत्व है। विनियोक्ता में कौन कौन आते हैं? अंशधारी और ऋण पत्रधारी। इनको भी कंपनी की आर्थिक स्थिति, लाभार्जन क्षमता, अंशों का वर्तमान मूल्य आदि के बारे में अनेक सूचनाएं मिलती हैं और इन्हीं के आधार पर ये निर्णय लेते हैं। उसके बाद लेनदारों के लिए बहुत महत्व है। लेनदार जो वस्तुओं और सेवाओं को साख पर प्रदान करते हैं। अल्पकालीन ऋणदाता लेनदार होते हैं। वे वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से व्यवसाय की तरलता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, बैंक और अन्य ऋणदाताएं संस्थाएं भी जो होती हैं वो भी ऋण देने के पहले वित्तीय विवरण में, वित्तीय विश्लेषण में रुचि रखती हैं और ऋण देने के पहले संस्था की लाभार्जन क्षमता और कंपनी की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करके आधार पर ही वो ऋण देने का निर्णय लेती हैं। कर्मचारियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको वित्तीय विवरण से वित्तीय स्थिति और लाभार्जन क्षमता की जानकारी मिलती है और जितनी भी कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं वो वित्तीय विवरण पर ही निर्भर करती हैं। उसके अलावा सरकार और सरकारी एजेंसियां, चूँकि बहुत सारी नीतियां बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा, इसलिए उन लोग को वित्तीय विवरण की जानकारी होनी चाहिए और ग्राहक और उपभोक्ता को भी होनी चाहिए। उत्पादक, थोक और फुटकर व्यापारी और अंतिम उपभोक्ता जो ग्राहक होते हैं उनको भी जानकारी मिलनी चाहिए ताकि माल की सतत आपूर्ति, उचित मूल्य और किस्म के बारे में उसको जानकारी मिल सके। तो इस प्रकार वित्तीय विवरण बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बोलूँगा।
एक तो स्थिति विवरण का आप लोग फॉर्मेट याद कर लें, और दूसरा लाभ हानि विवरण का फॉर्मेट याद कर लें। तब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके प्रश्नों को कैसे केवल थ्योरी के माध्यम से हम लोग बना सकते हैं।